हेलो। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था। प्रमाणन वाउचिंग, जो मैंने आपको बताया था कि ऑडिटिंग का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसके बिना जो ऑडिटिंग है वो हो ही नहीं सकती है। जहाँ तक कहा गया है, इसके महत्व को बताया गया है कि इसकी तुलना रीढ़ की हड्डी से की गई है कि प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा है ऑडिटिंग में, पूरी ऑडिटिंग में। अगर हम लेखा पुस्तकों की जांच करने जाते हैं तो हमें हर व्यवहार का दर्ज व्यवहार का हमें प्रमाण चाहिए होता है। ऑडिटर को प्रमाण चाहिए होता है कि सेल हुई है तो उसकी रसीद दिखाइए, परचेज़ किया है तो उसकी रसीद दिखाइए। जो भी ईच एंड एवरी जो व्यवहार हुआ है, हर चीज़ का प्रमाण उसको चाहिए होता है। आज हम इसमें पढ़ेंगे प्रारंभिक लेखे पुस्तकों का प्रमाणन और हम पढ़ेंगे रोकड़ बही का प्रमाणन। तो रोकड़ बही जो है उसका प्रमाणन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक लेखे की पुस्तक में रोकड़ बही सबसे इम्पॉर्टेंट है, अतः इसका प्रमाणन भी अधिक महत्वपूर्ण है। रोकड़ बही का प्रमाणन प्रारंभ करने से पूर्व रोकड़ विभाग में लागू की गई आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था, इंटरनल चेकिंग, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, तो कैश बुक के संबंध में क्या संस्था द्वारा कैसी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपनाई गई है। यदि वो बहुत सुदृढ़ है तो हमारा कार्य बहुत कम हो जाएगा। हम टेस्टिंग कर सकते हैं। टेस्टिंग मैंने आपको बताया था, परीक्षण जांच, जैसे कि हम ये जांच सकते हैं, कुछ व्यवहारों को जांचेंगे और उसके आधार पर हम निर्णय ले सकते हैं। ऐसा ना होने पर संपूर्ण रोकड़ बही का प्रमाणन आवश्यक है। रोकड़ बही के प्रमाणन को दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है प्राप्ति पक्ष का प्रमाणन। रोकड़ बही की जांच में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है वाउचिंग ऑफ कैश रिसीप्ट्स। रोकड़ बही की जांच में प्राप्ति पक्ष का प्रमाणन भुगतान पक्ष के प्रमाणन की अपेक्षा अधिक कठिन है, क्योंकि उसमें हमें केवल अप्रत्यक्ष सबूत ही प्राप्त होते हैं कि दूसरे ने हमें दिया है, अगर हमने प्राप्ति की है। प्राप्ति पक्ष के प्रमाणन के संबंध में अंकेशों को दूसरों के द्वारा दिए गए प्रमाणक नहीं मिलते हैं, बल्कि स्वयं संस्था द्वारा लिखे गए प्रमाणक प्रस्तुत किए जाते हैं। अगर हमने सेल की है, मान लीजिए सेल की है, तो उसका हमारे पास क्या होगा, अगर आएगा रिसीप्ट हम देंगे तो हमने उनको दी है रसीद, तो हम अपनी ही रसीद प्रस्तुत करेंगे, वो तो कोई रिसीप्ट नहीं देगा जिसने किया है। अतः अंकेशक को प्राप्ति पक्ष का प्रमाणन निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखते हुए बड़ी ही सावधानी से करना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो ये जांचना चाहिए कि इंटरनल कंट्रोल प्रणाली कैसी है, इसकी जांच होनी चाहिए। इंटरनल कंट्रोल प्रणाली को अगर हम कुछ भागों में बांटें तो एक पॉइंट ये है कि रसीद पुस्तकों के प्रयोग व रसीद देने की व्यवस्था की जांच होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स, अब मैं बताऊं, ये हम पढ़ रहे हैं पर आजकल आपको मालूम है ऑटो रजिस्टर्स हो गए हैं, सब चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो गई है, ऑनलाइन हो गई है, तो इसका महत्व काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि हम एक क्लिक पे सारी चीज़ें जांच सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी चल रहा है कैश मीमो और ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। बट अगर देखा जाए तो आज के ज़माने में अभी इनका इम्पोर्टेंस कम हो गई है, क्योंकि सब चीज़ क्या हो गई है, ऑनलाइन हो गई है, सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं। मैनुअल काम जो है वो काफ़ी कम रह गया। छोटी संस्थाओं में, बड़ी संस्थाओं में तो बहुत मैनुअली बहुत कम चीज़ें रह गई है। लेकिन फिर भी ऑडिटर जब जाता है तो जितनी भी रिसीप्ट्स हैं, कैश मीमोज हैं, उनके द्वारा ही जांच करता है। प्राप्तियों को बैंक में जमा कराने की व्यवस्था किस प्रकार की है, इसके लिए अंकेशक को देखना चाहिए कि जमा कराने वाली स्लिप किस प्रकार भरी जाती हैं। अब आप इस बात को देख लीजिए, जमा कराने वाली स्लिप, अब तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, एक खाते से दूसरे खाते में अपने आप ही पैसा हो जाता है, आ जाता है, तो ये भी थोड़ा सा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन चूँकि जब हम आंसर्स लिखेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। कच्ची तथा पक्की रोकड़ बही का मतलब क्या है कि कई लोग मेमोरेंडम बुक्स रखते हैं कि एक बार को उसमें लिख लो, फिर बाद में हम मेन जो कैश बुक है उसमें एंट्री कर देंगे। तो जो ऐसे ही लिखा गया है और जो मेन कैश बुक है उनका मिलान करना चाहिए कि दोनों में सेम एंट्री ये है या नहीं। कई बार तो क्या होता है कि वो लोग छुपा लेते हैं, जो कच्ची डायरी है उसको छुपा लेते हैं और मेन बुक में कुछ कुछ एंट्री करते हैं, जो मतलब है टैक्स बचाने के चक्कर से या किसी भी कारण से।
प्राप्ति पक्ष का प्रमाणन जो करेंगे वाउचिंग ऑफ रिसीप्ट साइट, तो आपको देखना होगा किन किन बातों का जो ऑडिटर है, जब हम या मैं या अपनी या हम की बात करती हूँ तो यहाँ पे मैं करती हूँ एज ए ऑडिटर, क्योंकि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं। तो ये हम कर रहे हैं, यानी कि आप जब ऑडिटर बनोगे आप अपने को ऑडिटर की पक्ष में रखिए, और बाकी हम जब करने जाएंगे तो वी आर द ऑडिटर, हम ऑडिटर हैं। और फिर हम कैसे जांच करेंगे, हम किस बात का ध्यान रखेंगे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्राप्ति पक्ष का प्रमाणन जब हम करेंगे तो सबसे पहले सभी प्रमाणकों को लेखा क्रमानुसार संख्या लिखी होनी चाहिए, यानी कि वाउचर्स पे नंबर डले हुए होने चाहिए। वाउचर्स पे क्लियरली उसका स्टेटमेंट, उसकी तारीख, किसके नाम है, कितनी कैश रकम है, और इन सब का बिल्कुल ध्यान से लिखा हुआ होना चाहिए। और जो रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष में लेखे हैं वो रिलेटेड होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि तारीख उसमें कुछ है और उसी व्यवहार का उसमें को कैश बुक में कोई और तारीख है। और कुछ ऐसे भी प्रमाणक हो सकते, कुछ ऐसे व्यवहार हो सकते हैं जिनके प्रमाण ही ना हो, प्रमाण नहीं मिले, तो उनकी गहरी छानबीन करनी चाहिए, तब फिर हम गौण प्रमाणकों को देख सकता है। यदि कोई रसीद गंदी हो गई है, गलत हो गई है या फट गई है, तो भी उस ऑडिटर को उसके दोनों प्रतिलिपियों को पर्ण व प्रतिपर्ण, पर्ण माने काउंटर एंड काउंटर फॉइल जो होता है, उनको यथास्थान नत्थी किया होना चाहिए। रोकड़ बही की प्राप्तियों के साथ रोकड़ बही की जांच करनी चाहिए। इस संबंध में व्यापार में प्रचलित जो भी नियम है, डिस्काउंट्स के बारे में या स्टॉक के बारे में जो भी निर्णय लिए गए हैं, वे कैश डिस्काउंट क्या दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या दिया जाता है, तो उनके पूरे उनका अध्ययन करना चाहिए। बैंक में जमा कराई गई रकमों के लिए प्राप्ति पक्ष के बैंक कॉलम का मिलान पे इन स्लिप से करना चाहिए। और समय समय पे तैयार के लिए हम क्या बना सकते हैं, बैंक समाधान विवरण, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ बैंक, जिसमें हम अपनी कैश बुक और बैंक की पासबुक का मिलान करते हैं और उसमें देखते हैं उनमें अगर कुछ अंतर पाया जा रहा है तो वो किन कारणों से है। अब हम पढ़ेंगे रोकड़ बही की विभिन्न मदों का प्रमाणन। विभिन्न मदों का प्रमाणन में सबसे ज़्यादा, अगर कहीं कोई बिजनेस कर रहा है तो उसे कहाँ से प्राप्ति होगी, वो कुछ बना रहा होगा, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा, तो सेल जो करता है सबसे बड़ी जो होती है उसकी प्राप्ति का ज़रिया होता है कैश सेल, है ना। जब सेल करता है तो कैश सेल करेगा तो उसमें उसको कितनी प्राप्तियां हुई हैं, तो सबसे बड़ा जो कॉलम हो रिसीव्स होंगी वो कैश सेल की होंगी। नगद बिक्री से प्राप्त रकम के संबंध में गबन करने की बड़ी संभावना होती है, अतः अंकेशक को इसकी जांच बहुत ही सावधानी से करनी चाहिए। और इसके अलावा जो विक्रेताओं द्वारा दैनिक भेजे गए विवरण पत्र हैं उनकी भी जांच करनी चाहिए। जो रोकड़ियों द्वारा भेजे गए स्टेटमेंट्स हैं उनकी भी जांच करनी चाहिए। कैशियर का जो रिसीविंग स्टेटमेंट है उसकी भी जांच करनी चाहिए। कैश मीमो की नकल से जांच करनी चाहिए। जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं तो हम क्या करते हैं, मूल रसीद तो जो जिसने ख़रीदा है उसको दे देते हैं और हमारे पास क्या रह जाती है, उसकी कॉपी रह जाती है। आप जब बाज़ार में कुछ चीज़ खरीदने जाते हो तो क्या करता है दुकानदार, आपको मेन रसीद दे देता है ना, और खुद के पास क्या रखता है, वो उसकी कार्बन कॉपी रखता है ना। तो उस हमारे जो कार्बन कॉपी रखती है, जब सेल्स की बात होती है उनकी जांच की जाती है। अंकेशक को यह भी देखना चाहिए कि भुगतान प्राप्त करने वाले रोकड़ियों द्वारा रखी गई वही कच्ची रोकड़ बही और दैनिक कच्ची माने मतलब एक फॉर द मेमोरी के लिए उसने एंट्रीज़ की थी, उनमें मिलान करना चाहिए। और आजकल मैंने आपको बताया ऑटोमेटिक कैश रजिस्टर्स हैं, वहाँ रोकड़ बही में दर्ज किए गए जितने भी उनके टिल रोल्स होते हैं उनसे जांच करनी चाहिए। यदि व्यापारिक छोटा है, प्रत्येक कैश मीमो की प्रतिलिपि या कार्बन नकल से जांच करनी चाहिए। और ये देखना चाहिए कि रसीदों के विवरण रोकड़ बही से बिल्कुल ठीक मिलान करें। अब हर चीज़ जो होती है उसके प्रमाणक होते हैं। प्रमाणक मतलब उसके कुछ मूल चीज़ें दस्तावेज होते हैं, जैसे कि अब हम आपने 10th किया तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट होनी चाहिए, मूल प्रमाणक है। और गौण प्रमाणक क्या, आपके एडमिशन कार्ड्स हैं या कुछ कॉलेज से मिल सकता है। कोई भी चीज़ आपने की है, आपने कोई कोर्स डिग्री ली है तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप कहीं कुछ अटेंड करने गए थे कॉन्फ्रेंस वगैरह तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट क्या है, आपका प्रमाण है कि आप वहाँ गए थे, ये प्रमाणित करते हैं। आपने कोई यात्रा की है तो आपके पास वो टिकट होना चाहिए कि हाँ आपने यात्रा की थी, तो उसके कुछ प्रमाणक होते हैं। तो जब हम कैश सेल्स के बारे में बात करें तो प्रमाणक क्या हो जाते हैं, प्रमाणक जो है ये पहले छोटे क्वेश्चंस आते थे उनके लिए था, लेकिन आपको याद रखने हैं। जैसे
कैश सेल के प्रमाणक क्या क्या है? विक्रेताओं के सारांश पत्र, रोकड़ बही का विवरण, कच्ची रोकड़ बही, कैश मीमो की नकलें। ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ी रिसीप्ट्स होती है वो किससे होती है? रिसीव फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स मीन हमने जिनको उधार बिक्री की थी, वो हमारे देनदार हैं। अभी तो हमने उनको सेल कर दिए, वो भविष्य में हमें उसका पैसा चुकाएंगे, ये ना क्रेडिट सेल्स। तो फिर वो बाद में पैसा चुकाते हैं, तो हमें भुगतान किसके द्वारा प्राप्त होता है? रिसीव फ्रॉम डेटर्स। जब देनदारों से रकम प्राप्त होती है तो उन्हें रसीद की मूल प्रति दी जाती है तथा उसकी नकल या काउंटर फाइल रखी जाती है। ठीक है। देनदारों से प्राप्त रकम का प्रमाणन करते समय अंकेशक को सर्वप्रथम उस देनदार को जारी की गई रसीद अथवा प्रतिपन्न की जांच करनी चाहिए। जांच करते समय उसे डिस्काउंट और जो भी अलाउंसेस दिए गए हैं उनका भी ध्यान देना चाहिए। अप्राप्य बैड डेट्स हैं उनको भी देखना चाहिए। और जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट डिस्काउंट, मान लो आप कह रहे हो कि हमें तो उससे हमें 40,000 प्राप्त हुए, गबन क्या हो सकता है? उसमें 40,000 की जगह 30,000 ही दिखा रखें और बोले कि 10,000 डिस्काउंट दे दिया, तो ऐसा नहीं होता। डिस्काउंट के संबंध में सब चीज़ें जो क्लियर होती हैं, जो नियम होते हैं, प्रचलित नियम होते हैं संस्था के, वो देखे जाने चाहिए। ठीक है। कभी कभी आवश्यकता अनुसार देनदार और संस्था के बीच कोई पत्र व्यवहार, आने जाने वाला हिसाब का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जिसे हम कहते हैं, वो होना चाहिए। अब हम इसके प्रमाणक देख लें तो क्या क्या होंगे? रसीद की नकल, काउंटर फॉल्स, हिसाब किताब का विवरण, पत्र व्यवहार, उचित अधिकारियों के प्रमाण पत्र। प्राप्त बिल, अमाउंट रिसीव्ड ऑन बिल्स रिसीवेबल्स। इनका प्रमाणन करते समय हमें इनकी ड्यू डेट्स को ध्यान रखना चाहिए। जो हमारी प्राप्य बिल पुस्तक है, बिल्स रिसीवेबल की जो बुक है, उनकी तिथि, उन्हें पहले भुना लिया गया है या उनको डिस्काउंट दिया गया है, इस सब की जांच करनी चाहिए। इनके प्रमाणक क्या क्या होंगे? प्राप्य बिल, बिल बट्टा पुस्तक, जमा स्लिप और बैंक पासबुक आदि। ठीक है। विनियोगों से आए, अब हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनसे हमें आय होती है, और जहाँ विनियोगों पर बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं वहाँ अलग से एक इन्वेस्टमेंट लेजर रखा जाता है। और स्थायी ब्याज वाले आप विनियोग कर रहे हैं तो ब्याज प्राप्त होएगा। तरह तरह के ब्याज होते हैं जो किस प्रकार से प्राप्त हुए हैं, अंकेशक को देखना चाहिए। जिन विनियोगों पर ब्याज दे हो गया उसे प्राप्त कर लिया गया है, रसीदें काटी गई हैं अथवा नहीं काटी गई हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डिविडेंड है तो डिविडेंड वारंट होना चाहिए, उसकी कॉपी होनी चाहिए। अब हम इसके प्रमाणक देख लें तो विनियोग खाते, ब्याज प्राप्ति की रसीद, पासबुक, लाभांश। आप मतलब कॉमन सेंसली ये लगा सकते हो कि क्या चीज़ जो हम कर रहे हैं कहीं से आ रही है, रिसीव्ड हो रही है, उसके सबूत क्या क्या हो सकते हैं। इस तरह से अगर हम देखा जाए तो हम सभी के प्रमाणक लिख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड बैंक डिपॉजिट, ऋण व बैंक ब्याज पर जमा। इसके लिए जो हमने ऋण एक मॉर्गेज द्वारा सुरक्षित हो, ब्याज की दर, भुगतान तिथियों, डीड्स माने संबंधित, कॉन्ट्रैक्ट्स जिसे कहते हैं। यदि ऋण असुरक्षित है, असुरक्षित ऋण कौन सा होता है? जिसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं रखा है। सुरक्षित कौन सा है? जिसके अगेंस्ट कुछ रखा हुआ है, गिरवी रखा हुआ है। कि मकान गिरवी रख के लोन दे रखा है तो वो सुरक्षित है, लोन कोई नहीं चुकाएगा तो मकान बेच दिया जाएगा। असुरक्षित क्या है? जिसके अगेंस्ट लोन तो दे दिया है उठा के, लेकिन उसके अगेंस्ट कुछ नहीं रखा गया है, तो वह असुरक्षित है। अगर वापस नहीं करेगा तो हम वसूल करना बड़ा मुश्किल है उसको, तो ये असुरक्षित होते हैं। तो इनके प्रमाण पत्र क्या होते हैं? ऋण प्रसंविदेय यानी कि कॉन्ट्रैक्ट डीड्स है, रिसीप्ट्स के काउंटर फॉइल हैं, लोन अकाउंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, बैंक पासबुक है। अमूमन सबके ही जो है वो सेम से ही हैं। रेंट रिसीप्ट, इससे भी हमें बहुत सारी इनकम होती है बिजनेस में, और इसके संबंध में भी जो किराए की तालिकाएं हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट है, इन सब की जांच बड़ी ध्यान से करनी चाहिए। इसके प्रमाणक हम पढ़ें तो किराया प्रसंविदा, किराया तालिका, रसीद का प्रतिपन्न, एजेंट के विवरण पत्र, किराएदारों द्वारा जो काटी गई रकम की प्रमाण पत्र है वो है। क्या कमीशन रिसीप्ट, कमीशन अगर हमें प्राप्त होता है तो वही हम इसके प्रमाणक देख लेते हैं। क्या क्या हैं कमीशन के? डीड्स हैं, कमीशन है, स्टेटमेंट्स हैं, कैश मीमोस हैं, उसके काउंटर फॉइल्स हैं, विक्रय विवरण की हमारे पास कॉपी होनी चाहिए। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अभी इन्वेस्टमेंट की इनकम की बात कर रहे थे कि इंटरेस्ट प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट को ही सेल कर देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट को सेल करने के लिए जो हम ब्रोकर के थ्रू करते हैं तो ब्रोकर का सेल नोट है,
और काउंटर फॉइल है। ये इस बिक्री नोट से ये पता चलता है कि बिक्री की वास्तविक रकम क्या है, उस पर कितना खर्च एवं कमीशन देना पड़ा है। विनियोगों की बिक्री के संबंध में दलाल के बिक्री नोट ही उपयुक्त प्रमाणक होंगे तथा इन बिक्री पर प्राप्त रकम प्रमाणक इन नोटों के आधार पर ही किया जाएगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर संस्था ने कोई सेल की है, फिक्स्ड एसेट सेल की है, तो उसके सारे सबूत होने चाहिए। उसे मतलब फिक्स्ड एसेट सेल करेंगे तो पैसा आएगा, कैश आएगा, रिसीप्ट होएगा हमको, तो वो हमारे पास सारे क्या चीज़ होनी चाहिए, जो भी मध्यस्थ का उसका सेल स्टेटमेंट होना चाहिए, रिसीप्ट्स होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट डीड्स होनी चाहिए, सेल डीड्स होनी चाहिए, और जो भी हमने प्रति व्यवहार किया है, जो भी हमारा कम्युनिकेशन चला है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। बैड डेट्स, डिविडेंड, अप्राप्य ऋण, यदि कोई ग्राहक दिवालिया हो गया और उसकी तरफ से बकाया रकम को डूबत या अप्रत्यक्ष मान लिया जाता है, निस्तारक द्वारा उसके लेनदारों को एक निश्चित अनुपात में भुगतान किया जाता है, इसे अप्राप्य ऋण लाभांश कहते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या है, प्राप्त रकम के लिए रसीदों की प्रतिपूर्ण की जांच करनी चाहिए, और प्रमाणक क्या है इसके, लाभांश पत्रों के प्रतिपूर्ण, अन्य दस्तावेज आदि रसीदें। उसके बाद है रिसीट फ्रॉम हायर परचेज एग्रीमेंट। किराया जो हायर परचेज एग्रीमेंट्स हैं उनमें किस्तों का भुगतान, उसकी तारीख, कम कीमत की वस्तु हैं तो विक्रय पर आधार किया गया है, मेमोरेंडम, हायर परचेज सेल बुक आदि चीज़ें होनी चाहिए, इनकी जांचनी चाहिए। प्रमाणक क्या होंगे इसके, डीड्स, रसीद, किस्त, विक्रय पुस्तक आदि। और अदर मिसलेनियस रिसीप्ट्स क्या हैं, अदर मिसलेनियस और चंदे मिलते हैं या एजेंटों से कोई प्राप्त रकम होती है, इसके प्रमाणक क्या होंगे, बीमे से प्राप्त रकम, प्राप्त हुए चंदे, दावों से प्राप्त रकम और एजेंटों को प्राप्त रकम।